गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? स्टार्ट करें? गन्ना डे की हार्दिक शुभकामनाएं कह रहा है गन्ना डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब गन्ना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सही है। कहीं वो वाली शुभकामनाएं ना दे देना हमें कि सर आजादी हमको 2014 के बाद मिली है। ये वाली शुभकामना ना दे देना, ठीक है? वो वाली शुभकामना हमें नहीं चाहिए। वो उन्हीं के पास रहने दो जो कह रहे हैं। कुछ लोग को क्या बताया जाए। तुम लोग को आजादी कब मिली? यही तो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मतलब हमें हमसे पूछा, तुम्हें नहीं पता कि तुम आजाद हो कि क्या हो? मतलब तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। है ना? मतलब तुमसे बेगारी करवाई जा रही है, तुमको नहीं मालूम कि तुम आजाद हो कि क्या है? ये तुम लोग। हाँ। एक कह रहा है सर इंटर के बाद आजादी मिली है। एक कह रहा है, सर इंटर के बाद हमें आजादी मिली है। ऐसे ऐसे हमारे यही नेता बनेंगे सब। जब जॉब मिल जाएगी तब आजादी मिलेगी। बेटा जॉब मिलने के बाद तुम गुलामी करोगे, आजादी कहाँ मिलेगी? तुम अभी आजाद हो बेटा, जॉब मिलने के बाद तुम कंपनी की गुलामी करोगे, तुम नौकर बनोगे, वो मालिक होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग उस मुद्दे में नहीं पड़ते, हम लोग अपनी बातें करते हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं। इन लोगों को सोचने दीजिए, लड़ने दीजिए। हम आपको आजादी आज ही दिलाने वाले हैं। अगले 15 मिनट में तुम्हें आजादी मिलने वाली है। ठीक है? अगले 15 मिनट में हम लोग आजाद हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे आजाद होने वाले हैं। तो आप लोग अगर समझे तो हम लोग ये यहाँ तक बात कर चुके हैं 1935 तक, ठीक है? 1935 तक हम लोग बात कर चुके हैं। और ये रहा हम लोग की आजादी का समय। ये आज हम, अब जो लोग कह रहे हैं 2014 ना, उन लोग को रहने दो, हम लोग को तो आज ही मिलने वाली है ना। तो हम लोग आज आजाद होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। ये पीडीएफ हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया है भाई अनुज। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तुम लोग पीडीएफ नहीं मिलती क्या? अरे कौन से बैच में हो? 2021। डबल ई बैच 2020 मेल, एम वाले में हो ना? या एम सेकेंड वाले में? हाँ 4 ही पेज है भाई, यहीं तक शेयर किए हैं अभी। इसके आगे हम शेयर कहाँ किए हैं? 4 पेज का ही शेयर किए हैं। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो बातें ही तुम लोग करते रहोगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब ये आजादी हमको मिल रही है, तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो चल लगाया गया, इसमें एक भारत में ब्रिटिश राज समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ओके। वायसराय का पद है जो वो समाप्त कर दिया गया।
और गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में जब आप देखेंगे वायस राय का जो पद है ये कब लाया गया था, जब ब्रिटिश क्राउन का राज आया था। वायस राय का पद कब लाया गया था, 1858 वाले में, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से हटा करके वायस राय लाया गया था। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब क्योंकि हम ये फ्रीडम मिल रही है, हम लोग आजाद हो रहे हैं ब्रिटेन से, तो अब हम ये शब्द यूज नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने वायस राय शब्द को हटा दिया। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन तक मतलब रहिए अभी, आजादी के बाद भी, तो लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ गवर्नर जनरल बोला जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो हमारे बने जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि आप अभी तुरंत मत जाइए ब्रिटेन, कुछ समय यहाँ रहिए, फिर धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था, वायसराय का पद त्याग करके। ये तो व्यक्ति वही था, ठीक है। और सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग, ये क्यों बना था रेडक्लिफ आयोग, तो रेडक्लिफ आयोग आप जानते हैं कि ये सीमा निर्धारण हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान के बीच हम जो देखते हैं रेडक्लिफ, वो यही बना हुआ है। तो इसके लिए एक रेडक्लिफ आयोग था। ये हम मॉडर्न इंडिया में बात किए हुए हैं। ये एक पर्सन है जिसको इस आयोग को बनाया गया था, ठीक है। अब जो ब्रिटेन के लोग उपाधि लिया करते थे, जैसे वहां का राजा है तो भारत का सम्राट शब्द यूज करता था, और जो रानी थी वो भारत की साम्राज्ञी शब्द यूज करती थी। अब ये हटा दिया गया कि अब आप लोग अपनी उपाधि में ये शब्द यूज नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखें कि जब विक्टोरिया को इलाहाबाद वाले दरबार में बोला गया था तो उसको भारत की साम्राज्ञी बोला गया था, जब लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि अब ये इंडिया की एम्प्रेस हैं। अब ये सब हटाया जाएगा, अब ये लोग ये सब यूज नहीं कर सकते। तो जो भी ब्रिटेन के लोग शाही उपाधि लेते थे भारत का सम्राट, ये सब समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। और भारत का विभाजन हो गया, दो स्वतंत्र डोमिनियनों में ये बढ़ गया, एक बना भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। तो ये जो एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये जुलाई में पास हुआ था, आपकी आजादी से कुछ समय पहले। तो ये जुलाई 1947 के आसपास ये पास हुआ था, ठीक है। तो जुलाई 1947 में पास हुआ था। इसी के तहत क्या किया गया कि ये विभाजन हुआ हमारा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। और उस समय एक आयोग बना रेडक्लिफ, उसने सीमा तय कर दी, शाही उपाधि से ये चीज हट गया, ठीक है। और हम लोग का ब्रिटिश राज खत्म हो गया। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमको इसमें देखने को मिले। चलिए अब हम कुछ चीजें देखते हैं इसमें। शाही उपाधि क्या होती है वंदना, देखो बताया ना कि शाही उपाधि जैसे लॉर्ड कैनिंग ने जब उद्घोषणा की थी इलाहाबाद में, तो उसने बोला नहीं था कि आज से अब हम लोग भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया को बोलेंगे। तो ये एक उपाधि तो उसने ले ली, है तो वो वहां की ब्रिटेन में, लेकिन उसने एक उपाधि ली है कि मैं भारत की साम्राज्ञी हूँ, भारत की महारानी हूँ। तो अब ये शब्द वो लोग यूज नहीं करेंगे, अब भारत का सम्राट, भारत की महारानी, ये शब्द वो यूज नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था, ठीक है। रौनक, आंसर नहीं बताए आप, कौन सा आंसर भाई? अच्छा क्वेश्चन भेजे व्हाट्सएप पे, अरे यार तुम लोग भी, अब इतना क्या करें अब हम, अब बैठे, तुम लोग को चाहिए होता है रिटर्न में, सर उसको बकायदे बना के भेजिए। हाँ? वैसे समझना है तो हम डायरेक्ट बता दिया करें, लेकिन अब हम पेन कॉपी लेके हर समय थोड़ा चलते हैं कि हम उसको ड्रॉ करके तुम्हें दिखाएं। तो चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। ये जरा समझो अब इसको, ये आया एटली, अब इस चीज को समझते हैं। आप लोगों ने देख लिया था, अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए 20 फरवरी 1947, ब्रिटेन की बात चल रही है। ये इंडिपेंडेंस एक्ट के लिए ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट, जो आजादी हमें मिलने वाली है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये क्लीमेंट एटली पीएम है, तो उस समय ये ब्रिटिश पीएम बना, क्लीमेंट एटली उस समय। हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, तो वहां पर इसने एक उद्घोषणा की कि हम इंडिया को आजाद करने वाले हैं। और हम कब आजाद कर देंगे, 3 जून 1948 से पहले पहले, मतलब उसने एक डेडलाइन दी हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हम 3 जून 1948 से पहले इंडिया को आजाद कर देंगे। 3 जून 1948, इसके बाद मतलब एक डेडलाइन रखी कि इसके बाद हम इंडिया में नहीं रहेंगे, ठीक है, बट आजादी हमें पहले ही मिल गई है। तो ये वहां पर डिक्लेरेशन दे रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो वहां के पार्लियामेंट में, ठीक है। इसी के जस्ट बाद क्या हुआ, 21 फरवरी 1947, जैसे 20 तारीख की बात चल रही थी, 20 फरवरी 1947 की, तो 21 फरवरी 1947 को जो वायस रॉय ऑफ इंडिया है, वायस रॉय ऑफ इंडिया वेवेल,
इसको बदल दिया गया और वेवेल की जगह यहाँ पर कौन आ गया, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर यहाँ पर भेज दिया गया। ये बात चल रही है 21 फरवरी 1947 की। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। तो अब ये कुछ घोषणा कर रहा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली 20 फरवरी को, और अगले ही दिन वेवेल को हटा करके माउंटबेटन को भारत भेजा गया। अब क्या हुआ कि 3 जून को ये 21 फरवरी को बन के यहाँ पे आया, और 3 जून को इसने एक प्लान बनाया, माउंटबेटन। ये रहा माउंटबेटन, दिख रहा है ना, कितना प्यारा है ना। तो माउंटबेटन जो है ये आपका, वो कहता है 3 जून को माउंटबेटन प्लान, एक प्लान दिया इसने कि हम आपको एक प्लान देते हैं आजादी से संबंधित, कि हम कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो पूछा गया भाई कैसे करोगे, तो इसने कहा कि बताते हैं कैसे करेंगे। तो इसने क्या किया, माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन, पार्टीशन होगा। तो माउंटबेटन प्लान में इसने प्रपोज किया पार्टीशन का, कि कोई अब चारा नहीं है, दो अलग अलग डोमियन बनाने पड़ेंगे, सब राष्ट्र जो है अलग अलग करने पड़ेंगे आपको। एक को हम पाकिस्तान बनाएंगे और एक को इंडिया। ये बात हुई किसमें, माउंटबेटन प्लान में। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, आपसे अपनी कॉपी देखेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। जब ये पार्टीशन की बात हुई, तो अब जरा आप देखें इसमें कि पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन द टू न्यू कंट्रीज। मेन बात क्या आई, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, जो आपको ये पूरा ग्रीन में दिख रहा है ये चीज, ठीक है, डार्क ग्रीन, ये पाकिस्तान का एरिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा फंस गया, क्या, पार्टीशन तो हम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक बात आई कि दो क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत आई, एक बंगाल में और एक आया पंजाब में। तो बंगाल ये है इधर वाला पोर्शन, ये बंगाल है, ठीक है, और ये है पंजाब। तो इन दोनों क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई कि ये किसके साथ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो मेजोरिटी के हिसाब से कुछ चीजें थी जिसको ध्यान देना पड़ा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, और इसी के लिए बांटा गया। तो इसमें से पंजाब का कुछ पोर्शन, अगर हम ऐसे समझाएं कि पंजाब पंजाब के कुछ पोर्शन को ऐसे अगर आप देखें, आधा आधा पार्ट में देखें, तो पंजाब का जो आधा पार्ट था वो पाकिस्तान के लिए चला गया, और जो इसका आधा पार्ट था वो इंडिया में रहा। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब के पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान के पास पंजाब का क्षेत्र, और हमारी तरफ तो है ही। उसी तरह से जो बंगाल वाला क्षेत्र था, इस बंगाल वाले क्षेत्र को भी बांटा गया, और एक तरफ बन गया ईस्ट बंगाल और दूसरी तरफ बन गया वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो हमारे पास ही था, लेकिन जो ईस्ट बंगाल था, ये ईस्ट बंगाल किसके पास रहा, पाकिस्तान के पास रहा। तो एक्चुअल में पाकिस्तान के पास ये वाला क्षेत्र था ईस्ट बंगाल, और ये पूरा क्षेत्र था, तो ये और ये उसी के पास थे। जो ईस्ट बंगाल आप देख रहे हैं वही बांग्लादेश है, तो ये पहले पाकिस्तान के पास ही था, ठीक है, और हम लोग की तरफ जो था वो वेस्ट बंगाल था। तो बांग्लादेश वाला आप समझते हैं कि 1971 के बाद जो लड़ाई वगैरह हुई, तो पाकिस्तान से अलग हुआ ना फिर, क्योंकि पाकिस्तान चल रहा था। तो फिर उसमें उस युद्ध के बाद क्या किया गया कि जो हमारा बांग्लादेश है वो अपना बना। पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। इसी समय ये जो सर रेडक्लिफ हैं जिसकी हमने बात की थी आपसे, ये रहे, लो देखो, चल दिए ये लाइन बनाने, देख रहे हो। इनको बॉर्डर बनाने के लिए बताया गया कि जाइए, जो पार्टीशन हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लिए, तो एक बॉर्डर बनाइए। तो ये वही है रेड क्लिफ। तो जो आयोग बनाया गया है रेड क्लिफ आयोग, उसके में उनका मेन यही था। तो कहते हैं हम बताएंगे आपको क्या बाउंड्री बनेगी, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ। जो बाउंड्री बनी पाकिस्तान के साथ वो रेड क्लिफ बनी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो अब ये जो चीजें थी, अब दिक्कत क्या आई, पॉइंट समझना है। ये पूरा क्षेत्र तो पाकिस्तान का है, ये पूरा जो ग्रीन में दिख रहा है, इधर आपको ग्रीन में ये छोटा सा पार्ट जो हम ईस्ट बंगाल बता रहे थे, तो ईस्ट बंगाल भी इसके पास था। एक दिक्कत आ गई
एक असम वाला जो क्षेत्र था, देखो आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट देखोगे असम को, तो आज की डेट में असम आपको एक अलग दिखेगा। ठीक है, आज की डेट में अगर आप असम को देखें तो आपको एक असम दिखेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, और इस तरह से कई सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, लेकिन उस समय असम एक प्रोविंस था। अगर हम उस समय असम को कहें तो एक प्रोविंस का दर्जा था ब्रिटिश के समय। तो पूरा क्षेत्र असम का कहा जाता था, जो इधर ईस्ट वाला पोर्शन था। तो इधर वाले पोर्शन को असम प्रोविंस कहा जाता था। तो इसी में एक एक जगह पड़ती थी सिलहट, सिलहट नाम की एक जगह पड़ती थी। इसके लिए भी बवाल हुआ। पाकिस्तान कह रहा था सिलहट हमें चाहिए। ठीक है, और एक इधर पार्ट पड़ रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, ये इसी साइड जो पाकिस्तान में फिर शामिल हुआ। तो इस ये NWFP और सिलहट, इन दोनों के लिए चीजें चली, ये असम प्रोविंस में पड़ता था। तो इसके लिए भी पाकिस्तान ने कहा कि ये हमें चाहिए। तो कहा ऐसे नहीं होगा भाई, वहां की जनता आपके साथ जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, ये इस पे डिसाइड होगा। तो वही वोटिंग कराई गई, यानी कि रेफरेंडम। तो एक वोटिंग कराया गया वहां के लोगों से कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें चली। वैसे ये पाकिस्तान में शामिल हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट का जो पोर्शन था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि NWFP जो इधर वाला क्षेत्र था, ये वाला NWFP, यहाँ का एक लीडर है अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, वही लाल कुर्ती रेड शर्ट, बताया था ना, लाल कुर्ती इनका वो था, नाम दिया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था। तो ये इधर के लीडर थे। इन्होंने अपोज किया, नहीं कोई रेफरेंडम नहीं होगा, ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ रहेगा, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। इन लोगों ने अपोज किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। वैसे वो प्रोविंस आपका उन्हीं के पास है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चली। ये मेनली पाकिस्तान को मिल गया था क्षेत्र, एक इधर का मिल गया था पूरा, और ये पार्ट भी इनको मिल गया था। ठीक है, इधर वाला। तो आप देखिए, अब जो ग्रीन में अब दिख रहा है, अब ये पूरा पूरा पाकिस्तान के पास है। आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर का, ये पाकिस्तान को मिल गया था। ठीक है, ये पोर्शन पाकिस्तान को मिल गया था। ठीक है, इधर वाला। और ये तो उसके पास था ही पूरा, ये चीज, ये चला गया। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान बना जो, उसमें क्या क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। बलूचिस्तान, ये पूरा इधर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, बलूचिस्तान उसके पास गया, सिंध चला गया, सिंध भी इसी के पास चला गया। NWFP जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो अपोज कर रहे थे, तो वो भी उसके पास चला गया। ईस्ट बंगाल, ये इधर वाला क्षेत्र जो बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए चला गया। वेस्ट पंजाब, जो पंजाब को बांटा गया था आधा, ये पूरा क्षेत्र मिलाकर के बनाया गया पाकिस्तान। तो एक्चुअल में जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जब बटा है तो उसके पास ये पूरे क्षेत्र थे। तो शायद आप लोग ध्यान नहीं देते इन चीजों को, इनको ध्यान दीजिएगा। ये क्षेत्र थे जो पाकिस्तान के साथ गए। तो ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था, ये पाकिस्तान में गया, सिंध चला गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो ऊपर वाले पोर्शन थे वो चले गए, ईस्ट बंगाल जो इधर का था, जो बंगाल के पार्टीशन किए गए थे, ठीक है, वो पार्ट चले गए, वेस्ट पंजाब चला गया। ये सब मिलकर के एक कंट्री बना और उसको कहा गया पाकिस्तान। ठीक है, उसी को पाकिस्तान कहा गया। ठीक है ना। तो समझ गए होंगे सभी लोग स्टूडेंट्स कि क्या चल रहा है। ओके, अच्छा, माउंट बेट, अब देखो हुआ क्या। चलिए, पाकिस्तान बन गया। अब आपको जो क्षेत्र दिख रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्राउन कलर में हल्का सा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और जो ये जो ब्लू में दिख रहा है, तो ये क्षेत्र और ये ब्लू वाले क्षेत्र, ये अब इंडिया के पार्ट है। ये ग्रीन, इधर हल्का ग्रीन वाला भी, तो ये जो हल्का ग्रीन है, ये सब जो पार्ट, मतलब जो डार्क ग्रीन है उसको छोड़कर, जो डार्क ग्रीन है उसको छोड़कर जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा इंडिया का पार्ट था। NWFP का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, ये नाम था NWFP का। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। ठीक है राफिया, क्लियर। तो NWFP का मतलब है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। तो ये जो पार्ट, अब दिक्कत क्या आई, समझिए हमारी बात बड़े ध्यान से। हुआ क्या कि चलो पाकिस्तान को तो क्षेत्र मिल गया, उसके जो क्षेत्र मिल, अब दिक्कत हमारे साथ थी, क्योंकि हमारे पास ये कोई कंट्री नहीं था। अब ये बटे हुए क्षेत्र थे। असल में ये राजे रजवाड़े अलग थे,
जो प्रिंसली स्टेट थे वो अलग चल रहे थे। जो उनके हाथ में थे, अंग्रेजों के डायरेक्ट हाथ में थे, वो अलग थे। जो अंग्रेजों के हाथ में थे उनको प्रोविंस कहा जाता था। अंग्रेजों के जो हाथ में थे उन्हें प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, तो इनको हम लोग ब्रिटिश प्रोविंस इस तरह से एक शब्द यूज करते थे। और जो हमारे उसमें थे वो प्रिंसली स्टेट, शायद अगले वाले में लिखा होगा, नहीं लिखा है। ये है, जैसे जैसे ये प्रिंसली स्टेट लिखा है ना, तो एक्चुअल में क्या था कि जो क्षेत्र थे हमारे पास, वो क्षेत्र एक्चुअल में इस तरह से थे। एक था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, एक था ब्रिटिश प्रोविंस, और दूसरा जो क्षेत्र था उसे कहते थे प्रिंसले स्टेट। तो प्रिंसले स्टेट जो होते थे ये राजे रजवाड़े थे। राजे रजवाड़े का मतलब कि जो राजा लोगों का जो शासन। ये जो ब्रिटिश प्रोविंस था इस पे सीधे ब्रिटिश का गवर्न था, सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था। और इनमें राजा वगैरह थे, इनडायरेक्ट रूल चल रहा था अंग्रेजों का, मतलब उनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये दो चीजों में बटा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी इनको साथ लाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत इसमें तो आने वाली तो थी ही। देखिए अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, ये जो ब्लू वाले में है, ब्लू वाले में जो आप देख रहे हैं ये कई सारे नाम हैं, ये प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट रूल में थे, जो ब्रिटिश डायरेक्ट रूल में थे। तो जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, ये पूरा क्षेत्र यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। अब देखिए आज की डेट में अगर यूनाइटेड प्रोविंस समझें तो पूरा यूपी वगैरह कवर है, पूरा यूपी कवर है इसमें। ठीक है, ऊपर का पोर्शन पूरा कवर है, इवन हमें लगता है कि उत्तराखंड वगैरह भी शायद कवर है इसके साथ। ठीक है ना, तो ये पूरा जो क्षेत्र था ये पूरा एक साथ मिल करके आपका ये यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। इधर एक इन्होंने प्रोविंस बना रखा था बिहार और उड़ीसा का, तो बिहार और उड़ीसा एक प्रोविंस था। बंगाल एक अलग प्रोविंस था। ठीक है, असम एक अलग प्रोविंस था। ठीक है, इधर एक सेंट्रल प्रोविंस बना रखा था इन्होंने बीच में, तो ये सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। और इधर बॉम्बे बना रखा था, नीचे मद्रास प्रोविंस बना रखा था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत को रूल जब कर रहे थे तो वो क्षेत्रों को इस तरह से बांट रखा था। तो जो प्रोविंस है इसका मतलब ये था कि प्रोविंस इनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, डायरेक्ट रूल है इनका यहाँ पर। ये गवर्नर एक बैठाएंगे और वो गवर्नर इस पर रूल कर रहा है। लेकिन जो बाकी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये वाले, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इधर गुजरात वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इधर हैदराबाद के क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये नीचे आप इधर आओगे तो ये सब दिख रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, तो ये इनको प्रोविंस नहीं कहा जाता था, इनको बोला जाता था प्रिंसले स्टेट। मतलब ऐसे क्षेत्रों में राजा लोग थे, तो राजा लोग वहां पर हैं और राजा की मदद से चल रहा है, लेकिन ये लोग मान सब कुछ ब्रिटिश कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजा हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आपको आजादी मिलेगी तो जम्मू कश्मीर में जो राजा है वो हरि सिंह है। क्लियर है, तो जम्मू जब आजादी मिलती है तो एक तो जम्मू कश्मीर शामिल नहीं होता, ठीक है, प्रोविंस, अरे जो प्रिंसली स्टेट है। एक कौन नहीं शामिल होता, गुजरात वाला नहीं शामिल होता, जूनागढ़ यहाँ पर ये नहीं शामिल होता। एक आंध्र प्रदेश की तरफ जो हैदराबाद वाला था निजाम, वो शामिल नहीं होता। तो तीन लोग जो प्रिंसली स्टेट चल रहे थे वो लोग शामिल नहीं होते हैं। ज्यादा दिक्कत इनमें नहीं थी, प्रोविंस में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको तो बात माननी ही थी, क्योंकि ब्रिटेन ही बना रहे हैं नियम, तो उनको तो बात माननी थी। दिक्कत थी प्रिंसली स्टेट के साथ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट में राजा लोग थे। तो इन्होंने जो माउंटबेटन वगैरह हैं, इन लोगों ने जब कैबिनेट मिशन वगैरह पहले आया था तो उस लोगों ने एक प्रावधान रख दिया था कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट जो राजा रजवाड़ा है, अगर वो ये इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं किसी के साथ, तो न जाए। हम उनको ये प्रावधान देते हैं कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये प्रावधान शुरुआत में किया गया था, इसलिए ये पॉइंट रखा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं अगर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। क्लियर है, ये चीज बताई गई थी पहले जब संविधान सभा का पॉइंट चल रहा था। तो इसलिए ये लोग, जैसे जूनागढ़ ये अलग रहना चाह रहा था, जो जम्मू कश्मीर है वो अलग रहना चाह रहा था, और हैदराबाद तो काफी देर तक चाह रहा था कि अलग रहे, लेकिन मिलाया गया किसी तरह। ठीक है, तो ये चीजें थी। ब्रिटिश प्रोविंस तो तुरंत शामिल हो गए, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो अब पॉइंट क्या था, माउंटबेटन प्लान में जो सब चीजें थी दोनों के लिए, तो दिक्कत आ रही थी प्रिंसले स्टेट में। अब इन प्रिंसले स्टेट को एक पॉइंट दिया गया था कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं और आप चाहें तो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों दिया गया। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री रहना चाहें तो आप फ्री रह सकते हैं। ये सब माउंटबेटन प्लान में ये सब बताया गया था। तो माउंटबेटन ने जब अपना प्लान डिस्कस किया था तो उसमें ये सारी चीजें उसने डिस्कस की कि जो भी राजे रजवाड़े हैं वो अगर चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, वो चाहे तो इंडिया के साथ चले जाएं, अगर फ्री रहना चाहते हैं तो फ्री रहें। तो 560 प्रिंसली स्टेट तो तुरंत शामिल हो गए,
कोई दिक्कत नहीं आई, ये इंडिया के साथ शामिल हो गए। 3 नहीं हो रहे थे, वो 3 आप जानते हैं कौन नहीं हो रहे थे। एक जम्मू कश्मीर वाला नहीं हो रहा था, एक जूनागढ़ नहीं हो रहा था, और एक हैदराबाद नहीं हो रहा था। ये 3 प्रिंसली स्टेट जो थे वो नहीं हो रहे थे। और इनमें सबसे ज्यादा जो अमीर है वो निजाम था हैदराबाद वाला। ये हैदराबाद का जो निजाम था ये बहुत पावरफुल कह लीजिए, और पैसा, इसकी खुद की आर्मी थी, क्योंकि अब प्रिंसली स्टेट था, राजा रजवाड़ा था, तो ये आर्मी रखता था और बहुत अमीर था ये, इसके पास टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा थे निजाम के पास। तो ये अपने को स्वतंत्र रखना चाह रहा था, ये कह रहा था हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे। फिर ये काम मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप एक आप हैं जो कर सकते हैं, देखिए अगर ऐसा ना हुआ तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये अलग रहेगा, ये एक अलग देश बन जाएगा। इधर जूनागढ़ गुजरात वाला अलग बन जाएगा, इधर हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है वो अलग बन जाएगा, कैसे चलेगा? शामिल तो करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, ये आपका होगा। ठीक है, चलिए, कुछ पाकिस्तान के साथ भी गए थे क्या? नहीं, पाकिस्तान के साथ जो जाने वाले थे वो लोग तो हो चुके थे। अब असल में जो जाना भी चाह रहा था ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने नहीं दिए। ठीक है ना, जब उसके बाद जो जाना था वो जा चुके, जो पार्टीशन जो बना इंडिया पाकिस्तान वो सब हो चुका है। असल में जो जूनागढ़ वाला था ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, ये जूनागढ़ का, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रूलर था, तो ये यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था। तो ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊं, पाकिस्तान में शामिल हूँ, बट इतना आसान नहीं था। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे, कहते ऐसे कैसे चले जाओगे, देखते हैं, बताते हैं तुमको कहाँ जाना है। ठीक है। हाँ, मेनन भी थे, इनके साथ मेनन भी थे, जयप्रकाश। ठीक है। आ, भाई मेन रोल हम कहते हैं सरदार वल्लभ पटेल को ज्यादा जानते हैं, क्लियर है, लेकिन इनके सहयोगी के रूप में मेनन भी शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। अब समझिए स्टूडेंट्स कि 563 में 560 तो शामिल हो चुके हैं, 3 नहीं शामिल है। अब ये 3 कौन से नहीं शामिल हैं? तो एक नहीं शामिल है जूनागढ़, जो गुजरात वाला नहीं शामिल है। ठीक है, जूनागढ़ नहीं शामिल है। हैदराबाद निजाम है यहाँ पर, तो ये निजाम शामिल नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह है। ठीक है, तो हरि सिंह शामिल नहीं है। तो ये जो था, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। तो हुआ क्या, ये जूनागढ़ कह रहा है, अब एक्चुअल में जूनागढ़ में हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी। क्या बढ़िया बनाया गया है, देखो ना हिंदू मेजोरिटी कैसे रख दिया गया है, बिल्कुल बना के हिंदू मेजोरिटी दिख रही है ना। हाँ, तो हिंदू मेजोरिटी जो है वो ज्यादा थी यहाँ पे जूनागढ़ में। लेकिन यहाँ पे जो शासक था वो मुस्लिम था, शासक था वो कौन था? मुस्लिम था स्टूडेंट्स। ठीक है, वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। ये एक्चुअल में यहाँ का जो मुस्लिम रूलर था वो चाहता था कि पाकिस्तान के साथ, और देखिए उसने कर भी लिया था। ही साइंड एन इंस्ट्रूमेंट विद ऑफ एक्सेशन विद जिन्ना ऑन 15 सितंबर 1947। इसने क्या किया था, एक्चुअल में जिन्ना के साथ एक समझौता कर लिया था कि हम जाएंगे, बट इतना आसान नहीं था। यहां कहा गया भैया ऐसा है, आपने पाकिस्तान किस बिहाफ पे लिया है? भाई पाकिस्तान की मांग आपने किस बिहाफ पे करी थी? धर्म के आधार पे ना। भाई पाकिस्तान तो आपने इसीलिए ना मांगा था कि मुस्लिम मुस्लिम प्रॉपर्टी मुस्लिम जो है वो ज्यादा हैं और उसके लिए हमें एक कंट्री चाहिए, आपने इसी बात पे तो कहा था। तो अब आप ये बताइए कि आप जो जूनागढ़ को मिलाना चाहते हैं, जनसंख्या तो हिंदू है, मेजोरिटी तो हिंदू की है, तो आप किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे? बस इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम रूलर हैं, बस इस वजह से आप चले जाएंगे? तो फिर तो ये सीधे सीधे खंडन हो गया ना, सीधे आप जो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर वोटिंग होगी। अब यहाँ पर यह डिसाइड होगा कि यहाँ की जनता किसके साथ जाना चाहती है। तो वही रेफरेंडम हुआ। जैसे ही वो हुआ, obvious सी बात है, जनता कहाँ जाएगी? भारत के साथ। तो यहाँ पर मेजोरिटी जो थी उसने जो वोटिंग की, वो वोटिंग किसके साथ हो गई? भारत के साथ। जूनागढ़ शामिल हो गया। ठीक है, तो 20 फरवरी 1948 को भारत में शामिल हो गया जूनागढ़। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये चीजें हुई और इसके बाद जूनागढ़ शामिल हो गया। चलो एक काम निपट गया, जूनागढ़ शामिल हो गया। ठीक है, यहाँ के काम खत्म हुआ। अगला मामला फंसा हैदराबाद। मुस्लिम रूलर बता ही दिया, निजाम वहां का था, और ये तो किसी भी तरह से नहीं चाहता था। बट ध्यान रखिए, यहाँ भी जो मेजोरिटी है वो कौन है? हिंदू मेजोरिटी।
अब केवल आप रूलर मुस्लिम हैं, इस वजह से आप अगर आप कर देंगे तो ये चीजें गड़बड़ है। क्योंकि हाँ, अगर यहाँ पे मुस्लिम जनता ज्यादा होती तो हम आपको दे देते भाई पाकिस्तान, क्योंकि उसी बिहार पे पाकिस्तान बनाया गया था। लेकिन मेजोरिटी हिंदू है तो हम ऐसे तो न जाने देंगे कि आप लेकर के चले जाएं कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, सीधा बात। और ये किसी भी तरह से नहीं मान रहा था, वोटिंग वोटिंग कुछ नहीं। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर हुआ एक ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये सैनिक कार्रवाई थी, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो सरदार पटेल थे, इन्होंने सीधे कह दिया शामिल होना है कि नहीं होना है। तो निजाम क्या कह रहा है, मेरे पास सेना है, मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ, हम लड़ेंगे। तो पटेल कहते ठीक है भैया लड़ लो, चलो देखते हैं कब तक लड़ते हो। तो सरदार पटेल ने भेज दिया था सेना, इंडियन आर्मी पहुंची। कहा जाता है 4 या 5 दिन के आसपास मतलब ये चीज चला होगा, और उसके अंदर ही सरेंडर हो गया था निजाम के लोगों का, ठीक है ना, सरेंडर करवा दिया था चारों तरफ से। तो ऑपरेशन पोलो ये ऐसे मान ही नहीं रहा था, ये किसी भी तरह से नहीं मान रहा था, ठीक है। तो फिर सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी, और वही ऑपरेशन पोलो कहा गया था। तो ये भी शामिल हो गया, ठीक है। सितंबर 1948 हैदराबाद शामिल हो गया था, ठीक है। इसने बहुत वो किए थे, ये दिल्ली पहुंचा था, वहाँ पटेल के पास, वहाँ का जो एक वजीर जो भी कह लो उसके सुल्तान का, निजाम का, तो जाके उनको कह रहा है पटेल साहब को, ऐसा है पटेल साहब, अगर आपने हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती की किसी भी तरह से, तो आप समझते हैं ना हैदराबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है। तो कहते हैं हाँ समझते हैं, कौन है, कहते हैं हिंदू। तो वो समझ रहे हैं ना हम कितना अत्याचार करेंगे उसके ऊपर। तो पटेल कहते हैं अच्छा ठीक है, बस हमको इतना बताइए कि जब आप हैदराबाद में ये अत्याचार कर रहे होंगे तो हम दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे होंगे। तो मतलब निजाम साहब ये भी जाके अपने निजाम को बता दीजिएगा कि अगर वहां पर अगर ये अत्याचार करेंगे तो हम दिल्ली में बैठ के क्या करेंगे, पूड़ी उड़ी तो नहीं खाएंगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बस इतना सा बात है, तो आप समझ लो क्या करना है। तो इस तरह से चीजें हुई थी, फिर ऑपरेशन पोलो करना ही पड़ा। ब्रेव डिसीजन जो लिया गया। वाह भाई वाह, आए हमारे राजा। देखो अब एक राजा आए। अब देखो 2 क्षेत्र मिल चुके हैं प्रिंसली स्टेट, तीसरा मिलने वाला है। अब तीसरा कौन है, तो तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। तो यहाँ के राजा हैं हिंदू रूलर, वांटेड टू बी फ्री। हिंदू रूलर जो ये हरि सिंह वहां पर थे, ये किसी के साथ नहीं जाना चाहते थे। हरि सिंह का थे, मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो एक्चुअली पाकिस्तान कह रहा था कि मुस्लिम मेजोरिटी है, और हमें हमें दे दो क्योंकि हमारा हक है इस पर, क्योंकि यहाँ पर है तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। तो हरि सिंह ने कहा, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में एक और प्रावधान था कि आप अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो जाइए, हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं अगर आप फ्री रहना, तीसरा भी था ना पॉइंट, कि अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो आप फ्री भी रह सकते हैं। तो हरि सिंह ने सीधा कहा भैया देखो ऐसा है, प्रावधान ये भी है, हम फ्री रहना चाहते हैं, हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना तो हम इंडिया में जाएंगे, हमको फ्री रखिए, सिंपल सी बात। पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था। पाकिस्तान ने, जो कबीलाई लोग थे यहाँ के पहाड़ी इलाके के, इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के, इन लोगों को इन्होंने कार्रवाई करने के लिए भेज दिया था। लड़ाके टाइप के थे, बर्बर जाति के और कबीले टाइप के लोग, वो सब वहां पहुंचे थे, और उन लोगों ने मतलब बहुत तबाही मचा दी थी जम्मू कश्मीर में, बहुत कत्लेआम टाइप का कुछ मचाया। ये परेशान हो गए हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा यार ऐसे तो ये बड़ा गड़बड़ करेगा पाकिस्तान, है ना, ऐसा करते हैं हिंदुस्तान में ही शामिल हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर वही मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे उनसे कहा कि भाई हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, हमको शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो एक मौका था जवाहरलाल नेहरू के पास कि वो सीधा यहाँ पे जिस तरह से बाकी शामिल हो रहे थे, जैसे अब आप बताइए, अब जिस तरह से हमारा उसी समय जूनागढ़ शामिल हो रहा है, हमने शामिल कर लिया, हमने हैदराबाद को शामिल कर लिया, तो आपने जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं शामिल कर लिया भाई। आपने इसको स्पेशल दर्जा क्यों दे दिया उसी समय, एक बवाल करने के लिए। जब ये हरि सिंह कह रहे हैं डायरेक्ट कि भाई हम शामिल होना चाहते हैं, हमको कर लीजिए शामिल, तो आप सीधे सीधे पॉइंट कर दीजिए इनको कि ठीक है भाई आप इंडिया के पार्ट है, सब कुछ है। तो नेहरू जी कह रहे नहीं, हम आपको एक स्पेशल दर्जा देंगे, आप शामिल रहेंगे लेकिन हम आपको एक स्पेशल दे देंगे। बहुत लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया, नेहरू जी ये सही नहीं है,
आप जब वो है तो उसको शामिल कर लीजिए, कोई भी स्पेशल वो देने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी नहीं माने थे। जो भी चीजें पर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आपको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें थी जो देखने को मिली थी, तो वो दूसरा पॉइंट है। बस इतना समझ लो कि ऐसी चीजें हुई थी। अब जो भी इनके लाभ रहे हों, जो भी इनके नुकसान रहे हों, वो अलग मैटर है। तो जम्मू कश्मीर जो था वो आपका शामिल हो गया, एक प्रकार से कहेंगे भारत के साथ आ गया, ठीक है। तो अब इसकी जिम्मेदारी भारत की हो गई, ठीक है। भारत की इसलिए जिम्मेदारी हो गई क्योंकि अब इन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ शामिल होने जाते, तो बस, तो हमारी सेना पहुंच गई भाई। तो हमारी सेना जब पहुंची तो वहां से पाकिस्तान के लोगों को खदेड़ दिया गया जो इधर इलाके के थे। लेकिन जिस पार्ट तक वो घुस चुके थे, जिस पार्ट तक वो घुस चुके थे, वो पार्ट उन्हीं के पास रहने दिया। उसी पार्ट को कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जितने पार्ट तक वो आ चुके थे अंदर, तो वो पार्ट रहने दिया गया, ठीक है, वो नहीं हटाना। अरे यार, सीधी सी बात थी, जब नेहरू जी आपके पास इतनी पावर थी ही, आर्मी आपकी जा ही रही थी, आर्मी आप भेज ही रहे थे, तो काहे नहीं पूरा उनको कर दिए, सिंपल सा। ये तो पावर थी ना आपके पास। अब जो भी रीजन रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन जब आप भगा ही रहे थे सब कुछ, उनको खदेड़ दिए थे और आपके पास ये शामिल हो ही गया था, तो सीधे कह देते पीओके हमारा है। सिंपल सी बात, क्यों रहेंगे भाई, क्यों छोड़े हम उसको। तो नहीं, रहिए। तो ये इस तरह से चीजें हुई। चलिए, शामिल हो गया। तो यहाँ पर हरि सिंह साहब साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। ये 26 अक्टूबर 1947 में ये हो गया था। मतलब आप समझिए, 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, उसके कुछ समय बाद 26 अक्टूबर 1947 के आसपास ये हो गया था। इसका मतलब ये पहले शामिल हुआ है, जूनागढ़ और जो हैदराबाद है, ये बाद में शामिल हुए, क्योंकि ये कब शामिल हुए, ये 1948 में हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 47 में हो गया था, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देखी जो यहाँ पर थी, और इस तरह से हमारा पूरा समझ में आया। ओके, ठीक है। अब कुछ इसमें है नहीं। पढ़िए जरा इसको। पंकज यादव, गुड इवनिंग सर। अरे अभी जुड़े हो का? ये कहाँ थे भैया? आजादी दिलाने चले गए थे क्या? देखो भैया, आजादी का बड़ा मुद्दा फैला हुआ है, ठीक है। तुम ना शामिल हो जाना किसी को आजादी दिलाने में। पढ़ लिया आप लोगों ने? अरे इंग्लिश इंग्लिश को समझ में आती है थोड़ी बहुत? सब लोग सामने सामने आओ जरा हमारे। बहुत देर से तुम लोग को देखे नहीं है, ठीक है। देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, सामने आओ सब हमारे जो चैंपियंस हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड। पढ़ लिए होगे तो कुछ समझ में भी आया होगा। अरे, ये तो सब रंग बिरंगे चेहरे सब यहीं मौजूद हैं भाई। आ गया क्लियर। ओके। जो ये कुछ लोग हैं जैसे प्रीति भारद्वाज, प्रियंका वगैरह, और ये लोग बहुत सुंदर हैं क्या? ये जो कुछ चेहरे हैं, जैसे कुछ नाम हम ले रहे हैं, जैसे प्रीति भारद्वाज हैं ये लोग, मतलब ये लोग इतने सुंदर है कि आज तक हमने इनका चेहरा ही ना देखा भाई, ये हैं कौन? हम पूरा 4 महीने से पढ़ाते हो गया, जुलाई से हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पूरा खत्म हो गया, ये हो गया। तो भैया अगर बहुत सुंदर हो तो कोई बातें नहीं है, ठीक है भैया। चलो छोड़ो, जाने दो, है ना। ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पे पॉइंट्स देखें, ठीक है, ओके, देख लिया भैया। अपने अपने चेहरे छुपा सकते हो, ठीक है, हाँ। कोई देख ना ले, छुपा लो जल्दी से।
सर जी खाना बन रहा है। ओके, तो ऐसा बताओ ना कि खाना बन रहा है, ठीक, अब ठीक है। अरे तो जवाब तो दे दिया करो कि हाँ क्या हो रहा है, तो ठीक है फिर। हम्म। तो हुआ क्या कि देखिए हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे पीएम हैं वो माउंट बेटन से कह रहे हैं कि ऐसा है साहब कि थोड़ा देर और रुक जाइए, मतलब आज़ादी आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन अब तुरंत छोड़ के मत जाइए, थोड़ा रुकिए फिर चले जाइएगा। तो यही कहा जाता है कि जब आज़ादी हमें मिली तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो ये बन गए, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंट बेटन। तो उस समय हम लोग को बोला जाता है लॉर्ड माउंट बेटन वाज आस्क्ड बाय द इंडियन लीडर्स टू कंटिन्यू एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर सम मोर टाइम। मतलब कुछ टाइम तक आप गवर्नर जनरल के पद पर रहिए। अब आप देखेंगे कि वायसराय का पद खत्म हो चुका है, क्योंकि ब्रिटिश रूल खत्म हो चुका है, तो अब हम इसको वायसराय नहीं बोल सकते, इसीलिए उन लोगों ने वापस वही बोला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे समझ में आता था कि हाँ इंडिया का कुछ आदमी है, इस वजह से बोला जाता है। तो वही कहा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो अंतिम मतलब बोला जाता है गवर्नर जनरल उनकी तरफ से, तो लॉर्ड माउंटबेटन को बोला जाता है, और अपनी तरफ से जो बनेंगे वो श्री राजगोपालाचारी बनेंगे, है ना। और उसके बाद ये पद खत्म ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एवरीवन, ये वाला नहीं दिखा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। वो दिखा देंगे तो आप बता ही दोगे सर। इंडिया में तो समझ में आ गया कि एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और एक जो है वो गवर्नर जनरल हो गए। आप पाकिस्तान के बताइए प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? लियाकत अली। एक दे रहे हैं जिन्ना, नवीन कह रहे हैं जिन्ना, और ये कह रहे हैं जिन्ना, और बाकी लोग अली। कई लोग जिन्ना दे रहे हैं, कई लोग लियाकत अली दे रहे हैं। तुम लोग को आज तक पता ही न चला कि पीएम कौन बना था? अरे खत्म हो का तुम लोग, और आजादी आजादी चिल्लाते हो, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी है, खुद की आजादी का पता ही नहीं है। भैया पीएम बने थे लियाकत अली खान, ठीक है। तो फिर आप ये बताइए कि जब पीएम लियाकत अली को बना दिया गया था तो जिन्ना क्या बने थे? या जिन्ना कुछ बने भी थे? भाई पार्टीशन तो वही करवा रहे हैं, लेकिन पीएम बनाया जा रहा है लियाकत अली को, तो जिन्ना क्या है? बोलो हमारे साथ, हमें चाहिए आजादी, बोलो बोलो, हमें चाहिए आजादी, और हमें कुछ नहीं पता अपनी आजादी के बारे में, और हमें चाहिए आजादी, ठीक है। तो चलो। क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तान के पापा। खत्म होगा तुम सच्चिदानंद, हैं बेवकूफ कहीं का। कह रहा है पाकिस्तान के पापा। मतलब यहाँ मतलब अब दिमाग क्या लगाया कि जैसे हमारे राष्ट्रपिता बापू उनको कहा जा रहा है, तो वहां पर भी कोई ना कोई तो पापा होंगे ही। अरे तुम लोग यार कसम से, सच्चिदानंद कह रहा है ये, और किंग मेकर बने थे। अच्छा, चलो बढ़िया जवाब है। चलो अब हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं। अरशद खान, हम सही बताए थे सर। हाँ बेटा अरशद, तुमने इसलिए बताया ना, तुम खाना वगैरह बढ़िया खा पी लिए हो, अभी तुम ही तो बता रहे थे ना, तो दिमाग काम कर रहा था, तो बढ़िया से तुमने बता दिया तुरंत, है ना। ठीक, वेरी गुड। हाँ, ओके, अब समझ में आ गया। तो पापा वापा नहीं है ये। हमारे यहाँ जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना है वो लॉर्ड माउंटबेटन था, प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया। तो उधर भी उसने जो शुरुआत में जब पार्टीशन हुआ तो उसने अपने आप को एक गवर्नर जनरल की तरह रखा। फिर आगे चल करके जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी, लेकिन जो पहले प्राइम मिनिस्टर या स्टार्टिंग में बनाया गया वो लियाकत अली को बनाया गया, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी। क्या खत्म हुआ? नहीं, अभी है। तो एक लास्ट है।
अब जो ब्रिटेन में जो भी बैठेगा, देखो इसका मतलब ये है, जो लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में अब जो शाही उपाधि चल रही है, अब वो शाही उपाधि नहीं लेंगे, शाही उपाधि नहीं लेंगे। तो यही कहा गया, एम्परर ऑफ इंडिया, जो भारत का सम्राट है, ये शब्द यूज नहीं होगा। तो भारत का सम्राट वाला जो शब्द है, अब ये यूज नहीं करेंगे। द ब्रिटिश मोनार्क विल अबोलिशन ऑफ द यूज ऑफ द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश में जो भी बैठेगा राजा, वो भारत का सम्राट शब्द यूज नहीं करेगा। However, this was subsequently executed by the King George VI by royal proclamation on 22 June 1948। 22 जून 1948 को यह ऑफिशियली उद्घोषणा हो गई, इस डेट को, कि अब से कोई भी जो ब्रिटेन का वो होगा, ये उपाधि नहीं लेगा, शाही उपाधि। ठीक है। उस समय राजा था जॉर्ज सिक्स। तो ये बातें चल रही हैं जो थे, इतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप इतना समझिए कि अब ये लोग भारत का सम्राट शब्द यूज नहीं करें, बस ये पॉइंट। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई, जो पीडीएफ में हमने देखा कुछ पॉइंट्स, और जो अब यहाँ पर हमने देखा। क्लियर है? ठीक है ना सब कुछ, कि कैसे चल रहा था। तो वही पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने पीडीएफ में, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो हमारा था, कि ये ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था 15 अगस्त 1947, वायसराय का पद समाप्त होकर के गवर्नर जनरल हुआ, और वही गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, और जो सीमा बनी वो रेड क्लिफ बनी, और शाही उपाधि से जो है वो भारत का सम्राट सब हट गया, और भारत का विभाजन करके दो डोमिनियन बन गए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, जिसमें से 563 से करीब इस तरह के प्रिंसली स्टेट थे जो शामिल हो रहे थे, 560 शामिल हो गए थे। तीन में दिक्कत चल रही थी, तो वो तीन आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन थे तीन। एक कौन था, जूनागढ़। दूसरा कौन था, हैदराबाद। और तीसरा कौन था, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। तो फिर किसी भी तरह इन लोग को शामिल कर लिया गया। हम आजाद हो गए सर, लीजिए, वेलकम, आपका आजाद भारत में स्वागत है। तो आप लोग अब आजाद हो गए, 2021, डेट याद कर लो, कौन सी डेट है आज, आप आज आजाद हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिल रही है आजादी अब। चलिए ओके। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो चल रहा था, जूनागढ़ के बारे में देखो, अगर डिस्कशन करना होगा तो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, इनके बारे में अभी आएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 शुरू करेंगे हम, जब संघ और उसके राज्य, तो संघ और उसके राज्य में स्टेट का जब पार्ट चलेगा, तो ये फिर से डिस्कशन होगा, जूनागढ़ का भी डिस्कशन होगा। अभी एक है, अभी परेशान मत हो, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही शुरू होगा, जो पहला पार्ट है उसका, उसमें ये सब चीजें फिर से डिस्कस होंगी। अनुच्छेद 1, जब वो संघ वगैरह की बात होगी, तो उसमें 1 से लेके 4 तक जो है हम डिस्कस कर लेंगे आपको उसके आगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें दिख रही, तो हम लोगों ने क्या समझा कि एक्चुअल में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था। मतलब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय हो चुकी हैं, और आगे अब वो होगा। जैसे 1935 वाला प्रावधान आपने देखा, कि 1935 वाले में आपने क्या देखा था, सेंट्रल लेजिस्लेचर मिला था, लोकसभा राज्यसभा 19 में मिल चुका था। 1935 में आकर के इसमें सीटें वगैरह बढ़ गई, कई सारी चीजें हो गई, आरबीआई की स्थापना हो गई जो आज भी चल रहा है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बन चुका था दिल्ली में, वो भी चल रहा है, वोटिंग लड़ने का अधिकार सबको मिल चुका है, वो सब चीजें चल रही हैं आपकी। ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हम लोग को ये सब देखने को मिले। तो ये रिवाइज करना है आपको स्टूडेंट्स, समझिएगा, नहीं तो भूल जाओगे सब। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान से अलग क्यों था? क्योंकि उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल गया था ना, बताया तो, वो शामिल जरूर हुआ था, लेकिन उसको एक स्वतंत्र टाइप से समझ लीजिए, कि उसको एक अलग स्पेशल दर्जा ही दे रखा था उन लोगों ने। और उसी के तहत तो वहां पर पीएम का पद सृजित हुआ था। मतलब एक पीएम का पद जम्मू कश्मीर में हो गया था, एक भारत में हो गया था, और एक पाकिस्तान में हो गया था। तो कौन थे वो, शेख अब्दुल्ला थे शायद, जो शुरुआत में थे, है ना, कि शेख अब्दुल्ला वगैरह जो थे वो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जब हम देखते हैं तो उस समय बने थे वो। तो स्पेशल स्टेट की वजह से ऐसा हुआ था। ओके, ठीक है ना। चलिए, फिर ये हम लोगों ने देख लिया। आगे अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स।
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो आएगा, पॉलिटी का पूरा पीडीएफ भेज दीजिए। पॉलिटी का पूरा पीडीएफ भेज तो दें, वो कंबाइन नहीं कर पाए ना, एक्चुअल में सबको मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, पहले स्कैन करो फिर उनको मर्ज करो। अब इतना टाइम एक साथ बैठे तब ना। अब 2-3 घंटे का टाइम चाहिए होता है फ्री होके बैठने का। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। पीछे तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे, वो ठीक है, वो समझने के लिए होती हैं चीजें कि कैसे हम लोगों ने संविधान बनाया, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज स्टूडेंट, है ना। लेक्चर लेक्चर तो अपलोड हो गया है ना? कितने, 4 अपलोड हुए हैं? एक नहीं हुआ होगा, कल वाला नहीं हुआ होगा। ओके, पांचवा वाला नहीं हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट समझिएगा, जरूरत पड़ी संविधान सभा की, एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेटवर्क चला गया, नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो एक जरूरत महसूस हुई कि संविधान बनाना जो है वो कैसे बनाएंगे। वीडियो, हाँ नेटवर्क चला गया था, वो हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलो अब देखो इसको जरा, हुआ क्या कि एक संविधान सभा की जरूरत पड़ी हमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे पहले थोड़ा सा चलते हैं, एक पॉइंट देखते हैं एम एन रॉय से। तो एम एन रॉय का एक पॉइंट क्या था कि 1934 एम एन रॉय ने
सबसे पहले संविधान सभा बनाने का विचार दिया? ये है वो पर्सन, एम एन रॉय। एक्चुअल में एम एन रॉय वो हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो संविधान सभा है उसको बनाने का विचार दिया था 1934 में। पहले पर्सन है। स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे स्क्रीन दिख रही होगी भाई, सो हो रही है ना? हाँ, तो अपना नेटवर्क चेक करो, जिसका दिक्कत है अनीता। स्क्रीन शो हो रही है सभी की, ठीक है। 1934 में ऐसा हुआ, और इसी के बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली मांग की गई। तो एक्चुअल में ये उनके द्वारा हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें, ठीक है। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका मतलब ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और फिर आगे चलकर 1938 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडियंस ही हों। मतलब कुल मिला के ये चल रहा था कि ये पहले ये तय कर दे रहे हैं, एक्चुअल में क्या कह रहे हैं कि जो संविधान बनने वाला है वो हमारे देश के लिए बनने वाला है, तो जो भी संविधान सभा बने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई नहीं जा रही है, जो संविधान को देखेगा, उसमें बाहरी ना हो। मतलब जैसे आप कोई भी कमेटी बना देते हैं तो उसमें आप लोग यूरोपीय को रख देते हैं, ब्रिटेन के लोग को रख देते हैं, ये काम मत करिएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें आप इंडियंस को रखिएगा ताकि वो बेहतर तरीके से उसको बना सके। ये सब चीजें चल रही है। तो ये 1938 में ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही चीजें हो रही है। तो एक प्रस्ताव आया 1940 में, 1940 में, और उसको कहा गया अगस्त ऑफर। तो नेहरू जी की जो डिमांड थी उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। नेहरू जी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्लियर है? नेहरू जी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या डिमांड थी? ये ये जो हो रहा है यही डिमांड। क्या? कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब संविधान हम बनाए, ठीक है, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे। इसमें पूरे के पूरे तरीके से जो संविधान सभा हम बनाने वाले हैं या जो भी बनेगा उसमें हम इंडियंस को रखें। इन्होंने कहा ठीक, ओके, ये छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ सबको? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने इस चीज को रखा, तो आप कहेंगे सर एम एन रॉय ने रखा। अब जरा देखिएगा, हम एक पॉइंट आपको बता देते हैं, जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। हम जो लिखवा रहे हैं वो उसको लिखते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा चीजें अलग होंगी। संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में जो पहला पॉइंट था, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। क्लियर है? तो एम एन रॉय ने एक पॉइंट दे दिया था। अच्छा, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई, ऑफिशियली, जो हमने आपको बताया
1935 में। और इसमें वो वाला पॉइंट नहीं है 1938 वाला। तो 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, तो वो सीधे बोला कि आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले हैं वो असेंबली में बाहरी हस्तक्षेप ना हो। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए 1940 में उस चीज को एक्सेप्ट किया गया और एक अगस्त ऑफर कहा गया। अगस्त ऑफर का मतलब था क्योंकि अगस्त में जारी किया गया था, और अगस्त में ये चीज कही गई थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ठीक है नेहरू जी, हम आपकी बातें मान रहे हैं, जो आप ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी या संविधान बनाने में जो लोग हों वो भारतीय हों, तो हम इसको मान रहे हैं। इसी को अगस्त कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त के महीने में आया है, बस और कोई रीजन नहीं है। वो महीने में आने की वजह से उसको अगस्त ऑफर कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें चल रही थी। तो यहाँ तक हमें लगता है समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। इसमें ये जो पॉइंट्स है आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, ये एक पॉइंट है। अब आपको कुछ चीजें यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आई, इसीलिए हम लिख पा रहे हैं रीजन। अब आप यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है इस PDF में, एक पॉइंट हमने आपको दिया है कि संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें 292 जो थे वो निर्वाचित किए गए और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि एवं 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। तो वो जो 4 क्षेत्र थे वो थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पास चला गया। तो ये 4 क्षेत्र मेन थे जिनको कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। अब आपको इसको समझने के लिए कुछ चीजें समझनी होंगी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं। याद आप इसको कर लीजिएगा, नो डाउट, जरूरत आपको इसकी है, लेकिन समझ नहीं पाओगे जल्दी। ठीक है, तो हम इसको समझा रहे हैं कि क्या पॉइंट है, जरा समझना इसको। क्या ये, जब 1940 में ये अगस्त ऑफर हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव आपको देते हैं, और जो इंडिया से हम उसको शामिल कर देंगे। इस वजह से एक कमीशन भेजा ब्रिटिश ने, वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उस कमीशन को बोला गया क्रिप्स मिशन। उसको बोला गया क्रिप्स मिशन। मॉडर्न इंडिया में हमने आपको ये पढ़ाया है। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन 1942 में हमको देखने को मिला। तो इसके बाद अब देखो 1940 में चीजें हो रही हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स, एक मिशन बनाया जिसको कहा गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब ये जो क्रिप्स मिशन था 1942 में बना करके भारत भेज दिया गया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन यहाँ पे भेज दिया गया। क्या मकसद था इसका? इसका मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया। क्या ड्राफ्ट प्रपोजल था? बहुत सिंपल ड्राफ्ट प्रपोजल था कि हम तैयार हैं, हम संविधान सभा गठित करने के लिए तैयार हैं। ये इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 1942 कि आप जाइए और उनको बता दीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार है, आपकी जो मांगे हैं वो हम मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें हुआ क्या? एक पॉइंट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम एक संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसमें यही एक प्रस्ताव था। क्या प्रस्ताव था कि अभी देखो नहीं बना पाएंगे, ये साफ साफ करें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता 1945 में। तो ब्रिटिश कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि युद्ध चल रहा है देखो, और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो हम ऐसा करते हैं जैसे ये वर्ल्ड वार खत्म होगा, इस वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद हम एक बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब आप खुश रहिए कि वर्ल्ड वार खत्म होने दीजिए, जब खत्म होगा तो हम इसको बना देंगे। यही क्रिप्स मिशन अपना ड्राफ्ट लेके आया था। एक दूसरा इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था जो प्रोविंस या जो भी प्रोविंसेज हैं, प्रांत, प्रोविंसेज मतलब प्रांत, इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, मतलब इंडिया में शामिल नहीं होने चाहते, ये ड्राफ्ट बता रहा है ये।
कि अगर हम इसको आपको संविधान सभा बनाएंगे और इसमें कुछ प्रावधान होंगे और कोई आपको अगर ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो ध्यान से सुनिए कि क्या करेंगे आप। तो जो प्रोविंसेज या जो प्रांत इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनके लिए अलग संविधान या वो होगा, या वे अलग संविधान बना सकते हैं। देखिए, अब प्रस्ताव तो हो ही चुका है, यही तो बातें चल रही हैं। तो ये एक क्रिप्स मिशन जो था, ये एक प्रपोजल लेके आया था, और प्रपोजल लेकर के क्या आया कि देखिए हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या सभा देंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, और इसके तहत जो भी होगा वो कैसे होगा, ये बड़ा गड़बड़ पॉइंट था। आप समझिए इस चीज में ये क्या रहे हैं ये लोग। ये तो ठीक था, चलो वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद एक संविधान सभा बनाने के लिए तैयार हो गया क्रिप्स मिशन। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो प्रोविंसेस इंडियन यूनियन, क्योंकि इनको एक कॉमन बनाना था, और उस जो संविधान सभा बनेगी वो कॉमन संविधान सभा बनेगी। इसका मतलब संविधान सभा जो संविधान बनाएगी ये पूरे देश पे लागू होने वाला था। बात भाई समझ रहे हैं कि एक ही संविधान चलेगा। लेकिन इन्होंने जो दूसरा पॉइंट रख दिया, इसने गड़बड़ कर दिया। क्या? कि जो इस संविधान सभा को नहीं मानना चाहता, या जो इस संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनेगा उसको नहीं मानना चाहता, तो वो अलग रह सकता है, उसके लिए अलग संविधान रहेगा, वो अलग आपका यूनियन बनेगा। ये तो एक सीधा सीधा आजादी मिलने से पहले ही बंटवारा हो गया ना। अभी आप आजादी दिए नहीं, और पहले से आप बंटवारे की बात कर रहे हैं कि लो भैया तुम अलग संविधान बना लो, तुम अलग संविधान बना लो। तो ऐसा नहीं चलेगा, यही मेन पॉइंट था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा, और ये नहीं हुआ। तो ये जो प्रपोजल लेके आया, अपोज हो गया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अपोज कर दिया या विरोध कर दिया। ठीक है, सीधा अपोज, भैया नहीं चाहिए। ये ऐसा संविधान सभा हमें नहीं चाहिए जिसमें ये प्रावधान हो कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मानने को तैयार हो आपका संविधान तो मानिए, नहीं तो आप अलग हो जाइए। तो हम ये नहीं स्वीकार करेंगे, सीधी सी बात है। नहीं स्वीकार हुआ, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ये अपोज किया, क्रिप्स मिशन फेल। इसका कोई निर्णय नहीं है। क्रिप्स मिशन वापस लौट गए। 12 अप्रैल 1942 वापस चले गए। ये अपना जैसे वो ड्राफ्ट लेके आए थे वैसे ही लौट गए, क्रिप्स साहब गए। कोई मुद्दा ही नहीं बना कि यहाँ संविधान बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से चीजें। सर यहाँ प्रोविंस रहेगा या प्रिंसली स्टेट? प्रोविंसेस, यहाँ पर मेन बात प्रोविंसेस वगैरह, वैसे दोनों की बात चल रही है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के उसमें तो प्रोविंस शब्द यूज करते थे ना, क्योंकि ब्रिटेन जब वहां से कहेगा तो वो प्रोविंस अपना बोलेगा, अपने क्षेत्र को बोला करता था प्रोविंसेस, ठीक है ना। तो इसलिए वैसे दोनों लोग के लिए बात हो रही थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट को अभी अधिकार नहीं मिलेगा ना। प्रिंसली स्टेट को अभी आगे चल के मिलेगा, जब कैबिनेट मिशन आए तब उनको अधिकार दिया जाएगा। तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अपोज कर दिया। अच्छा, चलो कांग्रेस का तो समझ में आता है क्यों अपोज किया। कि कांग्रेस देश की बहुत बड़ी पार्टी थी, और उसको ये दिख गया था कि इससे अलगाव होगा, सेपरेशन होगा। यानी कि यहाँ पर कई लोग अलग संविधान की डिमांड कर देंगे, भैया हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमारे लिए अलग संविधान बनाओ। ये तो कांग्रेस का। मुस्लिम लीग ने क्यों किया? मुस्लिम लीग ने क्यों अपोज किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो समझ में आता है, चलो ये पॉइंट तो ठीक था। मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं था, वो कुछ नहीं। तो जो तुम लोग पढ़ते हो बीच में ना कि जिन्ना राष्ट्रवादी था, जिन्ना ये था, जिन्ना वो था, हम बताते हैं जिन्ना कौन था। ठीक है, ये एक्चुअल में
इसको इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। ये बस इसलिए दुखी है, ये बस इसलिए अपोज है कि ये जो ड्राफ्ट बन रहा है इसमें मुस्लिमों के लिए कोई बातें नहीं की गई है। मुस्लिम लीग बस इसलिए दुखी है। जिन्ना केवल इसलिए दुखी था, ये इसलिए दुखी था, ये कह रहा था भैया ये बताओ, तुमने तो दो ड्राफ्ट तो दे दिए, ड्राफ्ट में आपने एक ड्राफ्ट दिया, इसमें सब पॉइंट्स रख दिए, तुमने ये कहा हमें कहा कि इतने लोग शामिल होंगे इसमें हमारे क्षेत्र से। जिन्ना ने सीधा अपोज कर दिया ना। इसीलिए आप देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी तो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होंगे, जो एक्चुअल में बनेगा तो उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य को शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संविधान सभा नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, ये चल रहा था। तो अब कई लोग हमारे बातों को उल्टा ले जाएंगे, है ना। अब हमने कहा कि सर अब ये, क्योंकि ये चल रहा है मुद्दा, अब हमने ये सब यूज कर लिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अरे सर, अरे सर। लेकिन आप हमको एक बात बताओ, जरा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, हम कहीं पॉलिटिकल नहीं जा रहे। 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी है, आप उससे लेकर और आजादी तक लेकर हमें एक काम मुस्लिम लीग का बता दीजिए जो राष्ट्रवादी था। पूरा पढ़ लीजिए हिस्ट्री 1906 से लेकर के, और जिस दिन तुम्हें मिल जाए, तुम्हें जिस दिन मिल जाए उस दिन हमारे पास आना और कहना कि ये वाला काम, ये राष्ट्रवादी वाला काम कर रहा था। 1906 में बना था मुस्लिम लीग, और आपकी आजादी तक जब मिल जाए तो हमारे पास लेके आ जाना, हमें बता देना कि सर ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट कर रहा था। जब मुस्लिम लीग बना था उसी समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यही समझ लो। अभी वो गठन हुआ है और कहता है हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, और 1909 में वो अप्लाई कर दिया गया माल्य मिंटो वाले सुधार नियम में। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा सा इस चीजों पे चल रहे, आगे बढ़ते हम लोग। क्या हुआ, इन्होंने अपोज कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़े। हुआ क्या, 2 सितंबर 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। लीजिए, वर्ल्ड वार 2 समाप्त। अब क्या हुआ, जैसे ही वर्ल्ड वॉर वार समाप्त हुआ, ये कौन पर्सन है, जयप्रकाश। इसके आंसर ऐसे ऐसे आते हैं। यही बोला था ना शायद, वो पापा है वहां के। अब क्या ये कह रहा है, सर जी जिन्ना को चाहिए थी फुल इज्जत। अरे मतलब ये एकदम फिल्मी डायलॉग लेके आता है। मतलब ये है कहाँ, ये जयप्रकाश किधर है, दिखाओ भाई, हम देखें जयप्रकाश कहाँ बैठा है। कह रहा है जिन्ना को चाहिए थी फुल इज्जत। अच्छा ये इधर बैठा है, ठीक। ओके। हाँ चलो भाई, जो समझ लो तुम उसको, ठीक है। तो ये हो गया। डायलॉग ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या कि क्रिप्स मिशन वापस जा चुका है, और वर्ल्ड वार भी खत्म हो गया। ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बड़ी खुश हुई। चलो अब फोकस कर सकते हैं इंडिया के ऊपर, अब जरा इनके संविधान के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा है, हम एक मिशन फिर भेज रहे हैं। क्रिप्स मिशन आप लोगों ने फेल कर दिया है, तो क्रिप्स मिशन फेल कर दिया है, हम एक मिशन और भेज रहे हैं आपको। ओके ठीक है। मार्च 1947, जब मार्च 1947 की हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन आया। अरे सॉरी, हम तो सीधे आजादी की तरफ बढ़ गए, अभी पहले मिशन तो आने दो। तो जो कैबिनेट मिशन था वो आपके मार्च 1946 में मतलब ये आया। इसकी चीजों को अपनाया जाएगा, ये थोड़े से ऐसे प्रपोजल लेके आएगा
जो थोड़ा सा बढ़िया होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका मेन काम था कि भैया आपको जाना है और भारत में मेन काम करना है संविधान बनाने वाली प्रोसेस में, और जो संविधान सभा बनानी है उसके लिए आपको हम मेन काम देते हैं कि इस बार बना के ही आना, ये नहीं कि तुम भी क्रिप्स मिशन की तरह चले आना। तो आपको हम भेज वहां जरूर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे के आनी है वहां पर, ठीक है। तो ये इनका मेन काम है। मुख्य कार्य टू स्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। देखो जहां पर भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखते हैं इसका मतलब है संविधान सभा, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है संविधान सभा। तो इसका मेन मकसद था, इसको सीधा सीधा समझाया गया, इस बार संविधान सभा बन के आनी चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिए। और इसमें बढ़िया बढ़िया लोगों को सिलेक्ट किया गया था और भेजा गया। देखिए पर्सन, वैसे हम पीछे बताए हुए हैं स्टूडेंट, आप लोग भूल गए होंगे, आप अपने जब नोट्स देखेंगे ना, हम इसलिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस, जो इस मिशन में थे। दूसरे कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे सदस्य कौन थे, अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीन व्यक्ति थे, ये इस मिशन में तीन लोग शामिल थे, ठीक है। इन तीन लोगों को मतलब इस मिशन में साथ में भेजा गया था, ठीक है। पैथिक लॉरेंस एक्चुअल में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के राज्य सचिव हैं ये। आपको बताया था ना एक पद चल रहा था भारत के राज्य सचिव का, वो असल में यही है। भारत का जो राज्य सचिव इस समय वो पैथिक लॉरेंस ही है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन में कौन कौन व्यक्ति था, ये इंपॉर्टेंट है। और हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट भूल गए होगे इसलिए रिवाइज कर लो। तीन लोग थे, तो सब कुछ ठीक रहा। इस कैबिनेट मिशन ने अपना एक प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल दिया क्या, हम आपको एक संविधान सभा देंगे, और इस संविधान सभा में 389 सीटें होंगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन, जो ये तीन लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं हम एक संविधान सभा बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें भेजा गया है। उस संविधान सभा में 389 लोग होंगे। इन 389 लोगों में से 93 लोग प्रिंसले स्टेट से होंगे, और 296 लोग ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे। ये इसने रखा, ये प्रस्तावित दिया कि हम जो संविधान सभा आपको बना के देने वाले हैं उसमें टोटल जो रहेंगे वो 389 लोग शामिल होंगे, और ये इंडियन ही रहेंगे। 389 लोग इंडियन ही रहेंगे, लेकिन इसमें से जो 93 लोग हैं वो प्रिंसले स्टेट से आएंगे। प्रिंसले स्टेट हम आपको पीछे बता चुके हैं, राज्य रजवाड़े जिसपे राजा लोग हैं। तो ये लोग प्रिंसले स्टेट से आएंगे। ये वही है जो 563 वगैरह आप देख रहे हैं जहां पर राजा लोग थे, बाद में मिलाया गया। तो वो प्रिंसले स्टेट से ये लोग आएंगे, 93 लोग। और 296 जो लोग हैं ये लोग आएंगे ब्रिटिश प्रोविंस से, मतलब जो सीधे ब्रिटिश के उसमें है। कहते हैं ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बताइए क्या होगा। तो आगे क्या हुआ, प्रिंसले स्टेट से जो लोग आएंगे वो नॉमिनेट होकर आएंगे, और जो ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे वो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, हमारी बात समझिए जरा। नॉमिनेट का मतलब और इलेक्शन का मतलब समझिए जरा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है
उनके पास अधिकार है कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करने का, है, कुछ सदस्यों को कर सकते हैं। क्या उनके लिए हम चुनाव करते हैं? नहीं करते ना हम। तो ये उनको एक पावर दी गई है, उनके पास एक पावर है कि हम उनको एक रखा गया है कि हम इतने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जिनको नॉमिनेट करना होता है उनके लिए चुनाव नहीं होता है, ठीक है। चुनाव उनके लिए होता है जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन, इसीलिए इलेक्शन वगैरह जो होता है, निर्वाचन। तो ये जो लोग आने वाले थे प्रिंसले स्टेट से, जो आने वाले थे राज्य वगैरह, राजा वगैरह को, उससे, तो वो लोग नॉमिनेट होके आने वाले थे डायरेक्ट। मतलब ये जो 93 लोग थे, इनके लिए चुनाव नहीं होना था। इन लोगों को जो वहां का राजा है या जो भी उस क्षेत्र में आदमी होगा, वो उसको नॉमिनेट कर देगा कि ठीक है आप जाइए, आप सभा के मेंबर बन जाइए। तो जिन जिन नाम को प्रस्ताव कर देगा वो उसमें उसके मेंबर बन जाएंगे। लेकिन ये बाकी जो ब्रिटिश प्रोविंस से हैं, ये लोग इलेक्ट होंगे, ये लोग इलेक्ट होके आएंगे। क्या हमारी बात दोनों समझ में आ गई? नॉमिनेट और इलेक्टेड, मतलब जो एक्चुअल में चुनाव होगा वो किन के लिए होगा? ब्रिटिश प्रोविंस वालों के लिए। ये सीधे नहीं आएंगे, इन लोगों के लिए एक चुनाव होगा, चुने जाएंगे लोग, वोटिंग होगी, वहां के लोग वोट करेंगे कि हाँ भैया हम इनको सपोर्ट करते हैं कि ये जाए वहां पर, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई सबको बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। जब सब कुछ हो गया, ये अभी प्रस्ताव चल रहा है स्टूडेंट, बताओ ये क्या चल रहा है? प्रपोजल है ये, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये प्रपोज कर रहा है कि ऐसा है, हम एक संविधान सभा बनाएंगे, उस संविधान सभा में 389 लोग रहेंगे, उसमें से 93 जो लोग हैं वो पिछले स्टेट से आ जाएंगे और ये लोग नॉमिनेटेड रहेंगे। जो 296 लोग हैं वो ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे और इलेक्टेड होंगे। ये एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, खुश हुए। और इसी के बाद क्या हो गया कि इन लोगों ने चुनाव करवा दिया संविधान सभा के लिए, इलेक्शन हुए लगभग जुलाई अगस्त के महीने में 1946। तो मार्च के आसपास शायद ये आ रहा है, देखो मार्च 1946 में आ रहा है ये। तो ये 1946 में ये संविधान सभा का इलेक्शन हो गया कि जो भी चुनने वाले लोग हैं वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया भाई, ठीक। अब हमें आप बताइए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से बताइए, ये जो इलेक्शन हुआ है वो कितने क्षेत्रों के लिए हुआ है? बताइए, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ है वो कितनी सीटों के लिए हुआ है? एनीवन जो आंसर दे सकते हैं? सच्चिदानंद 296, पिंकी 296, अदिति 296, अमित 246। मोस्टली लोगों का आंसर 296 है, लेकिन कुछ लोगों का आंसर 389 भी है, 560। अरे कसम से, वाह रे हमारे चैंपियन, तुम लोगों से चैंपियन का दर्जा भी लेना ही पड़ेगा, उपाधि उपाधि। कहा भैया जयप्रकाश, तुम खाली बॉलीवुड के वही बोलोगे क्या, बाकी सब उल्टे सीधा बोलोगे? हैं? अरे जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग देख क्या रहे हो, ध्यान किधर है तुम्हारा? ये देखो, बताइए इलेक्टेड कितने हैं? इलेक्टेड कितने हैं? 296। इनको क्यों शामिल कर रहे हो? ये तो नॉमिनेट होके आने हैं, इनके लिए कहाँ चुनाव होने वाला है? ये तो प्रिंसले स्टेट से आने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी वहां से सिलेक्ट होकर के आ जाएंगे डायरेक्ट। जो इलेक्टेड है वो ना आएंगे। तो इलेक्टेड 296 हैं, तो निर्वाचन इन्हीं के लिए होगा। इसका मतलब जो टोटल सीट पे चुनाव हुआ, टोटल प्रोविंशियल, इन प्रोविंशियल सीट पर 296 पर चुनाव हुआ। इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीत ली, और जो अदर पार्टी थी वो 15 सीटें जीत ली।
चलिए बस इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, फिर कल देखेंगे, बट कुछ चीजें बता दें फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ एक्चुअल में, तो अब ये बात आई थी कि सबको शामिल होना था संविधान सभा में, वो इसीलिए चुनाव हो रहा था कि सब लोग इसमें शामिल होइए। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि 296 सीट जब हुई, तो इस 296 सीट में जो 208 सीट थी, इस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई, ये इसके मेंबर जीत गए। और इसी में से जो 73 सीट थी, वो कौन जीत गया? मुस्लिम लीग जीत गया। जो 15 सीट थी, वो आपकी जीत गए अदर्स लोग। तो टोटल जब ऐड करोगे तो ये 296 आ जाएगा। क्लियर है? और आप जरा ध्यान से समझिए, ये जो सीटें रखी गई थी 93 प्रिंसले स्टेट, प्रिंसले स्टेट ने साफ मना कर दिया। ये 93 प्रिंसले स्टेट ने कहा हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, सीधा मना। इन लोगों ने कहा हम कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, आप जो इलेक्ट कर लिए हैं इनसे काम चलाइए, हमारी तरफ से कोई भी मेंबर संविधान सभा में नहीं जाएगा। तो ये जो 93 प्रिंसले स्टेट थे, इन लोगों ने साफ मना कर दिया, और यहां से कोई भी मेंबर संविधान सभा में शामिल नहीं होना हुआ इस समय तक, अभी तक इस समय नहीं हुआ है। क्लियर है? तो आगे आप जब देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्रिंसले स्टेट जो रजवाड़े हैं और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया। अब आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे, अरे सर ये क्या चल रहा है, मतलब अभी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, 73 सीट जीत ली। ध्यान समझो, अभी आप कह रहे हैं कि सर इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीत ली, और आप नीचे पॉइंट क्या कह रहे हैं कि प्रिंसले स्टेट और मुस्लिम लीग दोनों कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिए। मतलब बात समझ में आ रही है? जी हाँ, मुस्लिम लीग चुनाव जरूर लड़ी, जीती भी, लेकिन बाद में जाके ये बदल गई। जिन्ना का दिमाग फिर गया। जिन्ना कहता है मैं नहीं मानता इस मिशन को, और मैं नहीं मानूंगा कैबिनेट मिशन को। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। और ये जो संविधान सभा बनने वाला है एक्चुअल में, आपको पता है ना, पाकिस्तान की वो जो माउंट बेटन वाले प्लान में है, लॉर्ड माउंट बेटन वाले में। ठीक है, इसमें हुआ नहीं। और इसमें जो संविधान सभा बनने वाली है, संविधान सभा पाकिस्तान पे तो बात नहीं करने वाली थी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इसमें। तो प्रिंसले स्टेट ये तो पैसे ही शामिल नहीं हो रहा था, ये तो स्टार्टिंग में ही शामिल नहीं था। लेकिन ये जीते भी सीट, उसके बाद भी ये मना कर दिए, हम नहीं मानते आपके प्लान को, हम नहीं मानेंगे, बस खत्म। अब हम पाकिस्तान के बिना नहीं मानने वाले, मुझे पाकिस्तान चाहिए होगा और मेरा संविधान अलग बनेगा, हम अपना अलग संविधान। क्योंकि ये जो संविधान सभा थी, ये भारत के लिए संविधान बनाने वाली थी, पूरे देश के लिए बनाने वाली थी, क्योंकि अगर ये गठित हुई तो ये एक ही संविधान बनाएगा और वो संविधान सभी पर लागू हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, हम नहीं मानते, मुझे पाकिस्तान चाहिए बस, इससे नीचे मैं कुछ नहीं मानने वाला, और मेरा संविधान अलग होगा, या जो भी आपका चाहते हो, बस मुझे एक और अपना क्षेत्र पाकिस्तान दे दीजिए, बस सिंपल सी बात ये चलेगी। तो इन दो लोगों ने विरोध कर दिया, प्रिंसली स्टेट ने। ये शामिल हो जाएंगे, ये लोग शामिल हो जाएंगे, आगे चल के इनको मना लिया जाएगा, प्रिंसली स्टेट शामिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर आगे चलकर ये भी शामिल होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर संविधान सभा जब होगी तो उसमें होगा। लेकिन वो बात तो आई जाएगी ना पार्टीशन वाली, क्योंकि उसको बताया जाएगा कि ठीक है भैया हम दे रहे हैं पाकिस्तान आपको, तब वो मान जाएगा कि चलो ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी के लिए हम लोगों ने देखा कि ये चीज़ें आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलो बस स्टूडेंट्स देखते हैं, एक जरा सा हम आपका पीडीएफ जरा देख लें कि क्या था। देखिए स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान समझिए अपने पॉइंट को। संविधान सभा के कुल सदस्यों में 389, नोट कर लिए ना सब लोग?
अभी जो बता रहे थे हम अभी, कैबिनेट मिशन वाला, ठीक है। तो टोटल कितने रहने थे? 389। उसमें से 292 निर्वाचित, असल में 4 जो थे कमिश्नरी प्रांत के थे ना, तो इसको मिला के 296 थे। 292 ये और 4 ये कमिश्नरी प्रांत थे, तो सबको मिला के 296 था। और 93 जो थे वो किससे थे? देसी रियासतों से। ये देसी रियासतें ही क्या कहला रही हैं आपकी? प्रिंसले स्टेट, जो राजे रजवाड़े हैं। इन प्रिंसले स्टेट इन्हीं को कहा जा रहा है, देसी रियासतों को कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी ये जो क्षेत्र है कमिश्नरी प्रांत और ये सब चीजें जो है आपके प्रोविंसेज वगैरह हैं, ठीक है ना। और ये जो 4 स्पेशल कमिश्नरी प्रांत थे वो हमने लिख दिया था, एक दिल्ली था, एक मारवाड़ अजमेर वाला पोर्शन था, एक कुर्ग था, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था। तो ये दोनों ऐड होकर के थे 292 प्लस 4, तो ये मिलकर था 296। तो ये पॉइंट है। तो अभी हमने आपको ये वाले पॉइंट समझाया है, इतना पॉइंट आप देख लीजिए। पीडीएफ में आपको केवल इतना था, और जब हम डिटेल दे रहे हैं आपको तो हमने आपको ये दे दिया। तो अब वही चीजें हैं कि किस तरह से वो है, लेकिन अब हमें लगता है कि चीज समझ में आ गई होगी एक्चुअल में। स्टूडेंट्स बोलो, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल में जो सीटें चल रही थी, वो 389 जो सीटों की बात हो रही है वो एक्चुअल में कैसे हुआ और क्या चल रहा था, ठीक है ना। ओके, फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो। संविधान सभा में एम एन रॉय सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रपोजल दिया, विचार दिया। 1935 में ऑफिशियली ये किया गया, और 1938 में ये एक ऐसा संविधान बने जिसमें भारतीय शामिल हों। अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया 1942 में। क्रिप्स मिशन एक ड्राफ्ट लेके आया, चलो वर्ल्ड वार खत्म होते हम बना देंगे। लेकिन दूसरा जो था, जो प्रोविंस देसी रियासत शामिल नहीं होना चाहते उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को नहीं माना गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपोज कर दिया। क्रिप्स मिशन को फेल हो गया, वापस जाना पड़ा। वर्ल्ड वार 2 समाप्त हुआ तो उन्होंने एक नया मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में इसने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए आया। यहाँ पर 3 मेन मेंबर थे। अब क्योंकि इसमें भारत के राज सचिव भी शामिल थे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ चीजें सही होने वाली थी। तो पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत के राज सचिव थे, ये शामिल थे उसमें। इन्होंने प्रपोजल दे दिया, हम आपको एक संविधान सभा देंगे, उसमें 389 मेंबर रहेंगे, और 93 जो रहेंगे वो प्रिंसले स्टेट से आएंगे जिनको नॉमिनेट करके आया जाएगा, और 296 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंस से होंगे, वो इलेक्टेड होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के लिए इलेक्शन हो गया कि संविधान सभा का प्रॉपर बनाया जाए। तो जुलाई अगस्त के आसपास 1940 में ये हुआ। और जो सीटें थी इलेक्शन वाली वो 296 थी, क्योंकि ये तो नॉमिनेट होने थे, तो इस पर इलेक्शन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत गई, और मुस्लिम लीग 73 पर जीती। बाकी अदर पार्टियां जो थी वो 15 सीट जीत पाई। लेकिन इस चुनाव में इसने भाग नहीं लिया, तो इसलिए स्टेट ने किसी भी तरह से शामिल नहीं हुआ, और संविधान सभा में वो शामिल ही नहीं हुआ। उसने कहा हम अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग ने भी अपोज कर दिया, मुस्लिम लीग भी प्रिंसले स्टेट के साथ शामिल हो गया, कहता है हम भी इस संविधान को नहीं मानेंगे। यानी कैप्टन मिशन जो ये प्लान दे रहा है हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। इतनी बातें आज चल रही हैं। अब आगे चल करके क्या होगा, एक मीटिंग होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग होगी इसकी। उस पहली कैबिनेट मीटिंग में जो संविधान सभा है ये बना है जो, इसकी पहली मीटिंग होगी। अब ये जानते हो कब होगी? जुलाई अगस्त में हुआ है ना, अब ये जाकर के तुम्हारा दिसंबर में होगा, 9 दिसंबर के आसपास इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी। और उसी समय अ, सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उनको बना दिया जाएगा, ठीक है। हेलो, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाएगा। ये सच्चिदानंद बार बार नाम आता है, ठीक है। तो सच्चिदानंद फिर से एक बन जाएंगे अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन 4 दिन बाद 13 नहीं 11 तारीख को, 11 दिसंबर को फिर होगा। 11 को एक और होगा, 9 के बाद दूसरा होगा 11 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए जाएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट बन जाएंगे मेंबर, है ना। और उनको दे दिया जाएगा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी दे दिए जाएंगे इस संविधान सभा के लिए। चलिए हम लोग देखेंगे। फिर एक तीसरी बैठक होगी जवाहरलाल नेहरू, उसमें अपना प्रस्ताव कुछ रखेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हम उसको ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। तो संविधान सभा कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू एवरीवन, है ना। बहुत समय आपने दिया, और गुड नाइट है सभी को। बढ़िया से खाना पीना खाइए, है ना। और आज़ाद हम कर चुके हैं, ठीक है, घबराना मत। आज हम आपको आज़ादी दे चुके हैं। चलिए ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।